देखो, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो जो हमने पढ़ दिया न्यूक्लियर के अंदर। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो रेडियस का फॉर्मूला था वो क्या हो गया था, आर इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ ए की पावर 1/3। ठीक है। और जो डेंसिटी थी वो क्या थी, से फॉर्मूला कांस्टेंट। कांस्टेंट थी, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर। और क्या पढ़ा था हमने, बताओ। बाइंडिंग एनर्जी, यस सर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसका, डेल्टा एम सी। डेल्टा एम स्क्वायर और डेल्टा एम इंटू क्या लिख सकते हो, 930.5 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब डेल्टा एम किस में लो, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। याद आया, यस सर। है ना। सब बोलो भाई, तुम्हें याद नहीं है बाकियों को, बाकियों को याद नहीं है क्या। सर याद है। हाँ बोलो फिर। डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई कब करता हूँ, जब डेल्टा एम यू किस में दे रखा हो, सर एम AMU। एएमयू में। अब बाइंडिंग एनर्जी हो गई, बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन हमारे को जो स्टेबिलिटी के लिए जो सही क्राइटेरिया, वो क्या बाइंडिंग एनर्जी है क्या, नो सर, तो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाँ, इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियर, है ना। ठीक है। अब जिनकी बाइंड, जो लाइटर न्यूक्लियाई थे, उनको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन। और जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, उतनी ज्यादा क्या होती है उसकी स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। ठीक है, चले आगे। अभी यस। इन्हीं चीजों को यूज करके हमारे जो बाकी के क्वेश्चन है, पहले तो ये क्वेश्चन फटाफट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक ऑप्शन मिसिंग है, जो करेक्ट ऑप्शन है वही इसमें नहीं मेंशन, पर तुम करेक्ट आंसर निकालोगे अभी अभी, फटाफट करो। कैसे करना है इसमें, देखो। ये क्वेश्चन क्यों मैं लेके आया हूं मैं, इसमें फिजन हो रहा है, देखो। टूट रहा है ना नियोन हीलियम और कार्बन में, दिख रहा है, नियोन यस सर। हीलियम और कार्बन में। तो हमें गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसकी सर, नियोन की भी गिवन है कितनी, 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हीलियम की भी गिवन है कितनी, 7.07। 7 फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन की भी गिवन है 7.86। लेकिन ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर मेरे को टोटल निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियन से इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, राइट। मल्टीप्लाई। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखो। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम निकालो कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या सप्लाई हुई है। अप्लाई हुई है। यानी क्यू वैल्यू से रिलेटेड बात है। तो क्यू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है तो कैसे निकालते थे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। माइनस। प्रोडक्ट की, मैं पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। प्रोडक्ट की क्या, कौन कौन है प्रोडक्ट में, देखो प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन है, एक तो क्या है, हीलियम है। हीलियम और पहले तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, निकालो फटाफट। दो है हीलियम, याद रखना, दो हीलियम है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है। हम तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में लगाते थे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो तो बाइंडिंग एनर्जी होता था, लेकिन हमें गिवन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहले तो हीलियम की निकालो, हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है बच्चे, 7 07। 7। ये तो एक न्यूक्लियन के है, हीलियम के लिए है कितने न्यूक्लियन, 4। 4। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। लेकिन क्या कितने हीलियम है टोटल, देखो प्रोडक्ट में कितने हीलियम है, 2। तो इसको किससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में और कौन है, कार्बन। कार्बन। कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है,
7.86। 7.86। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से। 12 से। क्योंकि एक न्यूक्लियन के लिए इतनी है तो 12 है कार्बन में, तो ये पहले तो इसका आंसर बताओ पहले फटाफट, क्या है दोनों का, फटाफट करके बताओ। जल्दी जल्दी करेंगे सब। तो हीलियम की 56.5। हीलियम की क्या आ रही है? 50। 56.5। और उसकी बताओ, कार्बन की फटाफट। सर 94.3। 4.3। 94.3, राइट, ये आ रही होगी। यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर दो। 56.5 प्लस 94.32, फटाफट करो। 150.82। सर 150.82। ठीक है, ठीक है। अब क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। रिएक्टेंट में तो सिर्फ एक ही चीज है सर, क्या? नियोन। नियॉन। नियोन की नियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 8 पॉइंट। 8.03। लेकिन ऐसे ऐसे कितने वो हैं इसके न्यूक्लियन? 20 20 20। 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करो और फटाफट बताओ। 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर 10 से कर देना, ये तो आसान है। सर 160.6। 6.6। 6। 160.6। तो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो वैसे निकालते कैसे हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की हमने निकाल ली थी, कितनी थी? 150.82 यस सर। माइनस 160.6। करो फटाफट, सब करो भाई। इनके अलावा भी कोई बताओ, इस बार जिन्होंने बताया उनसे, उनके अलावा बताओ। अभी तुम दोनों ने ही बताया था ना शायद अभी। यस सर। यस सर। हाँ, तुम्हारे अलावा, इनके अलावा कोई नहीं बता सकता क्या कैलकुलेशन में? 160 में से 150 माइनस नहीं कर सकते क्या तुम लोग? बताओ भाई। बाकी सब सो रहे हो? जिया, अभी तुमने बोला था ना। So my 9. हाँ बताओ, कितना आ रहा है? माइनस -9.7। -9.78। याद करो, ये क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता था। अगर क्यू वैल्यू आई है तो पहले तो ये बात देखो, एनर्जी जो आई है वो तो यही 9.78। अब ये एनर्जी रिलीज हुई है या सप्लाई की गई है, एब्जॉर्ब हुई है? माइनस आई है, तो क्या लगता है तुम्हें? एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्ब हुई है। याद है ना, क्यू वैल्यू जब यस नेगेटिव सर। है, वरना इस फॉर्मूले से भी देख लो ना। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, किससे? रिएक्ट, रिएक्टेंट से यानी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई होगी? दी गई, एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्ब की होगी। तभी तो रिएक्टेंट में ज्यादा है और प्रोडक्ट में क्या है? कम। कम है सर। तो ये एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब्ड हुई है। और कितनी है? 9.78। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो हाँ या ना। तो पहली बात तो एनर्जी सर। क्या होगी सर? एब्जॉर्ब होगी। और कितनी होगी? 9.7। 1.7। नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब तो सिंपल क्या हो गया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। ठीक, क्लियर है सबको ये बात, हाँ या ना? यस सर। किसका मैसेज आया हुआ? हाँ बच्चे बोलो। चलो, एक सेकंड।
तो देखो दिख रहा है क्या, हमारा 9.78 आया, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो लगभग लगभग देखो पहले दो डिजिट सही है ना, 9.72। यस सर। 9.7 हमारा आया, इनका भी यही आया, और रिएक्शन की एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है। अरे भाई हमने जो लिखा है वो 160.6 लिखा है, इन्होंने भी वही लिखा है, हमारा 150.82 आया है जो तुमने बोला है, इनका आया बस 150.8। 8. बस आंसर सही है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, नो sir. सर। पक्का? जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो क्यू वैल्यू निकाल देनी है, और उसके नेचर से तुम्हें पता लग जाएगा। याद है ना, क्यू वैल्यू में हमने दो चीजें पढ़ी थी, अगर मास की फॉर्म में गिवन हो तो क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ Mass प्रोडक्ट and mass of रिएक्टेंट product. माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और Mass of बाइंडिंग product. एनर्जी की फॉर्म में क्या था? बाइंडिंग Bind एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। reactant. चलिए आइए, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं इससे। अब जैसे यहाँ पर हो गया, अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है, ये चीज से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाया था हमने पहले ये? Alpha scattering effect. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ाया था हमने? Alpha scattering experiment. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था भाई? हम अब पूरे एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के अंदर, हमने सिंपल पढ़ा था, इससे हमें क्या पता लगा था कि एटम का बहुत सारा स्पेस तो क्या था, Empty था. क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज, Empty था. Empty. और थोड़े से ही रीजन में क्या था, न्यूक्लियस था, हाई डेंसिटी, राइट। और इससे हमें दो चीजें समझ में आई थी, दो चीजें हमने, दो चीजों को बताया था, वो क्या था सर? इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट Approach. अप्रोच। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, याद हो तो आपको, हाँ या ना? Sir. क्या फर्क है दोनों में बताओ? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर, क्या था दोनों में? ये रितिका आप हो गया राहुल कुमार के नाम से बच्चे? राहुल कुमार के नाम से जो है, कौन है बच्चे, क्या नाम है बच्चे आपका? आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे, चलो कोई नहीं। तो हम देखो यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा था और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्या था इम्पैक्ट पैरामीटर, किसी को याद है? हमने जब पढ़ा था क्रैश कोर्स से सर पहले। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था. हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से, राइट। बट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होता था, सेंट्रल लाइन से कहाँ तक? तो जो मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती थी. हाँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, देखो याद भी करवाई थी मैंने बार बार कह के, कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्या था? इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, सब बोलो भाई, इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। कैसे सर, कैसे? जैसे ये रहा, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। अरे भाई आगे जब अल्फा पार्टिकल जाएगा तो तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है? क्या चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे? 2. पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. सॉरी, हीलियम 2 पॉजिटिव होता है ना, हाँ है ना? Yes, yes, sir. जब ये यहां से जाएगा तो न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है? Positive. एक से, देखो इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, तो आगे जाते जाते इन दोनों में क्या होने लग जाएगी जब ये बहुत आगे पहुंच जाएगा? Repulsion. रिपल्शन। तो हम जो बात करते हैं, पहले तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की एक्सिस डिफाइन कर दो, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस वाली लाइन है, राइट।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से डिफाइन करते हैं। है ना, ये सेंटर वाली लाइन है हमारी, यहां से मेजर करेंगे सारे डिस्टेंस। और अगर अल्फा पार्टिकल ले लेता हूं मैं 3 तरीके से, ठीक है। एक दिखा रहा है हमें इस कलर से, एक दिखा रहा है ठीक है। तो शुरू से जब अल्फा पार्टिकल स्टार्ट किया ना, तब से देखना है हमने डिस्टेंस, तब से कहां तक का, न्यूक्लियस के सेंटर तक का। अब देखो पहले केस में अल्फा पार्टिकल कहां से कहां है, इनिशियल ये है ना, यही है ना, तो Yes, यहां Yes, से sir. सेंटर तक के डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में ज्यादा होगा इम्पैक्ट पैरामीटर या कम होगा, कम कम होगा. होगा कम होगा. और थर्ड केस में देखो और उससे कम कम हो होगा. जाएगा। और कम हो जाएगा। तो देखो धीरे धीरे, अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर दूरी है एक किस्म से न्यूक्लियस से, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस के क्या होगा, अल्फा पार्टिकल नजदीक होगा. पास नजदीक। होगा। परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली क्या होगा, नजदीक, नजदीक. पास होगा। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो Yes, sir. परपेंडिकुलर नजदीक आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का, सेकंड का, या थर्ड का। फर्स्ट का। Yes, sir. फर्स्ट का इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, फिर सेकंड का है, फिर थर्ड Third. का। तो देखो जब यहाँ से निकल रहा होगा अल्फा पार्टिकल तो रिपेल होगा न्यूक्लियस से, यहाँ से भी रिपेल होगा, यहाँ से भी रिपेल होएगा। किस केस में रिपल्शन ज्यादा होगी, पहले केस में, सेकंड केस में, या थर्ड केस में। तो थर्ड क्या, केस में, थर्ड केस में क्यों। क्योंकि वो सेंटर से पास में है मतलब। हाँ, और सेंटर वाली एक्सिस से पास में जाएगा, तो चांसेस ज्यादा डिफ्लेक्शन के भी किसमें है, थर्ड केस में, है ना। तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा, जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतने ज्यादा चांसेस ऑफ क्या होंगे, Repulsion. या डिफ्लेक्शन, राइट, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होने की संभावना है, राइट, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इम्पैक्ट पैरामीटर ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, हाँ या ना। देख लो, यस इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, लेकिन कहां से सर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। Factor. इनिशियल मतलब तो शुरू में उसका वेलोसिटी वेक्टर था, वहां से बाद में जाने के बाद नहीं, शुरू में जो उसका वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक सबको, हाँ है Yes, ना। sir. Yes, sir. आइए, तो अभी हमने बेसिक बेसिक क्या करना था, दूसरी चीज क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ, अभी आएंगे इस फॉर्मूले पे आएंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, क्या बोलोगे, Closest approach. क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या लगता है तुम्हें, क्लोजेस्ट अप्रोच इसका मतलब क्या है सर। सर मिनिमम डिस्टेंस होता है. देखो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा लेकिन उसको बिल्कुल टच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, रिपल्शन की वजह Margin of से. error. पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। तो रिपल्शन तो होगी। तो देखो इन अल्फा पार्टिकल मेरे बहुत तेजी से फेंका हुआ है, बहुत तेजी से, मान लो यहाँ से फेंका अल्फा पार्टिकल, तो उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम जब वो निकला होगा। लेकिन जैसे जैसे वो इसके पास जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, मान लो ये मैं वो वाला अल्फा पार्टिकल देख रहा हूँ जो उसके बिल्कुल सामने जाके वापस से डिफ्लेक्ट हो गया सेम डायरेक्शन में, 180 डिफ्लेक्शन है जिसकी, कितनी है, 180 डिग्री। तो बिल्कुल सामने से गया और उसी लाइन पर वापस आ गया, मान लो ये पार्टिकल है, गया 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 गया, जैसे जैसे आगे जा रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी, क्या लगता है। मैंने फेंका, बहुत तेजी से फेंका उसको, और जैसे जैसे वो आगे जाएगा न्यूक्लियस के पास तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बढ़ेगी या कम होगी, क्या लगता है, कम होगी. क्यों, कम होगी. क्यों, क्योंकि जब रिपल्सन होगी तो क्योंकि न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा वापस, जहां से वो आ रहा है वहां पे भेजना चाहेगा, तो धीरे धीरे उसको अपोज कर रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही. कम हो रही है। तो जब वो बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, मान लो इतना पास पहुंच गया, इससे ज्यादा पास जा ही नहीं सकता, तो धीरे धीरे कम होते 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 इस पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो काइनेटिक जाएगी. जीरो। जीरो. इससे ज्यादा ये वाला अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा ही नहीं सकता। ये डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया,
क्लोजेस्ट Approach. मतलब कितने ज्यादा नजदीक अल्फा पार्टिकल जा सकता है किसके, न्यूक्लियस के, Yes. है ना। अब यहाँ पर सर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई फोर्स लग रही है क्या? No, sir. नहीं। नो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम एक चीज याद, कंजर्वेशन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है, याद रखना, एनर्जी क्या है, Conserved. तो यहाँ पर जब शुरू में था अल्फा पार्टिकल के पास, जो फेंका था मैंने, उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic. बाद में तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सीधा क्या हो गई, जीरो, यानी, और एनर्जी कभी खत्म तो हो ही नहीं सकती एक फॉर्म से दूसरे दूसरी फॉर्म फॉर्म में में, यानी यहाँ पर तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ पर आके वो जीरो हो गई, तो यानी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी में. एनर्जी में। हाँ, लेकिन कहाँ पर बदली है ये, पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल में, लेकिन कहाँ पर, एट क्या एट जीरो डिस्टेंस ऑफ, closest approach. हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि वो सारी की सारी किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को तो काइनेटिक एनर्जी रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ए K Q1 Q2 upon R square. अपन हाफ स्क्वायर। सिर्फ आर, आर स्क्वेयर नहीं, आर स्क्वेयर तो फोर्स का हो जाएगा, सिर्फ क्या होता था, हाफ। R. तो के की जगह के, Q1 अल्फा पार्टिकल है पहला चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2. हीलियम पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव का मतलब होता है ई, तो दो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, 2 अच्छा, दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए, प्रोटॉन, है ना, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, फिर से 1.6 मतलब ई से ही लिखते हैं ना, ई से, Yes, sir. 1.6 into 10 to the minus, लेकिन ऐसे ऐसे कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के, कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो उसका क्या होता है, Z E Z एटॉमिक से लिखते हैं. जेड, तो ये 2e क्या हो गया, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, जेड क्या हो गया, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है सबको, ये Q1 की वैल्यू हो गई और Q2 की, पहले तो यहां तक पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो, चार्ज के ऊपर, सिर्फ चार्ज के ऊपर, कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसे आया और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसे आया, सॉरी, समझ में आ रहा है सबको, बोलो। यस सर। अच्छा, अब डिवाइड से क्या होता है, आर, और इस टाइम पर आर ये है, आर इतना डिस्टेंस है, इसको आर नोट बोल दो, यही क्या है, डिस्टेंस ऑफ, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर लिख दो डिवाइडेड बाय आर नोट, तो आर नोट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 आगे ले लो, 2 के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, यही किसका फॉर्मूला आ गया सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, समझ में आ रही है क्या बात सबको, यस सर। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जितनी ज्यादा तेजी से फेंकोगे उतनी ज्यादा उम्मीद है कि पास जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और कम हो जाएगा, और ज्यादा नजदीक जाएगा, इसलिए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर नोट और काइनेटिक एनर्जी आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, जितनी ज्यादा तेज जाएगा उतने ही चांसेस है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो, मतलब वो और पास जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के फॉर्मूले में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो बच्चे, है किसी को डाउट, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हो सकता है बच्चे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने जिसके लिए बात की थी वो अल्फा पार्टिकल था, Yes sir. ठीक है, हमने जो बात करी थी वो अल्फा पार्टिकल, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड ने जो चेक किया था वो अल्फा पार्टिकल था, वो उसी के बेसिस पे था, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी में उन्होंने यूज किया था वो अल्फा पार्टिकल में किया। चले आगे, यस सर। Yes sir. अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है सर, देखो पहले तो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, दिख रहा है, 2 k z e अपॉन में हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी, के की जगह बस इसने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही होता है ना के का फॉर्मूला, याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.9 to 10 to 9. राइट,
अब देखो, ये छोटे छोटे जो चीजें थी हम कर चुके हैं, बस रिवीजन है एक किस्म से तुम्हारी। स्कैटरिंग की बात हो रही थी, किसकी? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग भी ना बोलू, डिफ्लेक्शन बोल दो, चाहे स्कैटरिंग बोल दो। अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे ना हर एक एंगल पे। कोई 180 डिग्री पर चला गया था, कोई 1 डिग्री पर, कोई 1 डिग्री से कम पर, कोई ज्यादा पर, है ना? स्कैटर हुए थे। तो कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर स्कैटर हुए थे? कोई तुमसे पूछ ले 30 डिग्री पर बताओ कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, बताओ 60 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद हो तो, एन थीटा का। एन थीटा इज यानी इक्वल एन, एन है और ये थीटा सिर्फ ये बता रहा है कि कितने एंगल की बात हो रही है। टू फॉर्मूला एन का ही है ये। तो एन किसके इक्वल है? के अपॉन 4 ये देखो, थीटा के साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। θ/2। टू। ये था हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं लिख देता हूँ, एन क्या था? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटर हुए थे पार्टिकल्स। स्कैटर एट एन एंगल थीटा θ। के, वही। और के कांस्टेंट है, साइन 4 थीटा/2। अब के तो कांस्टेंट है, तो एन थीटा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? साइन sin पावर 4। थीटा। थीटा। तो देखो, जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है ना? और साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम होगी। तो थीटा बढ़ाने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ या ना? यस यस जब थीटा 0 था शुरू में, तो थीटा उसकी पार्टिकल की वैल्यू कितनी थी? लगभग इन्फिनिटी। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या थे जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, इनसे भी कम डिफ्लेक्ट हुए। तभी तो पता लगा था डिफ्लेक्शन बहुत कम थी, तभी तो पता लगा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम्स क्या था? एटम खाली था, है ना? बट इससे ये समझ में आ रहा है हमें, जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होगी? कम घटेगी। होगी। कम होगी। और थीटा 0 पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफिनिटी। कितनी है? Infinity। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल डिके बनेगा। देखो ऐसा दिख रहा है ये, ऐसा। यस ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ऐसे दिख रहा है सबको? यस सर। ये थीटा है और ये क्या है सर? एन ऑफ थीटा। क्लियर है सबको? ये चलता यस रहेगा सर, ऐसे कभी भी टकराएगा नहीं वाई एक्सिस पे। क्यों सर? क्योंकि ये कभी, हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी कितना होता है, तुम्हें पता है क्या? तो नो कभी ये सर। टकराएगा नहीं। तो ये इसका ग्राफ है। कभी कभी ग्राफ सीधा ही पूछ लेते हैं, मैंने क्वेश्चन भी डाला है। चले आगे। यस सर। अब ये क्वेश्चन क्यू वैल्यू के हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो एक क्वेश्चन पिछली बार जो रह गया था, ये एज एन होमवर्क दूंगा मैं तुम्हें, होमवर्क में डालूंगा। क्लियर है? यस ट्राई सर। करके आना, क्यू वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, करके आना इसको। अब बाकी करते हैं। एक अनस्टेबल, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने कुछ हद तक डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियर चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा बचा नहीं है, यही एक दो टॉपिक बचे थे जो हमने रिवीजन कर लिए हैं और उनके एक आधे क्वेश्चन है। अब हम फिजन फ्यूजन इनके ऊपर मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, और सबके हिंट तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अब चैप्टर हमारा लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है? तो ये आज लास्ट लेक्चर है न्यूक्लियर का, ध्यान से करना है इसको। अब देखो, एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस है, अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट, जो कि कैसा है? रेस्ट पे। ये ब्रेक हो रहा है दो न्यूक्लियाई में। दोनों टकराने के बाद एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं? अपोजिट अवे जा रहे हैं, है ना? और जिनकी वेलोसिटी की रेशो दे रखी है, यानी v1/v2 कितनी दे रखी है? 8:27। यानी अगर ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो इनकी वेलोसिटी की रेशो कितनी है? 8:27। क्लियर है सबको? यस सर। अब तुमसे पूछा गया है इसकी रेडियाई की रेशो R1/R2। टू बताओ किनकी सर टकराने के बाद, एक जो न्यूक्लियर ए टकराने के बाद दो में टूटा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पहले तो ये बताओ? सर फिजन। फिजन। यस तो सर। फिजन हुआ है, फिजन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। वेलोसिटी दे रखी है टकराने के बाद, मतलब टूटने के बाद दोनों की। तुम्हें बताना है दोनों का क्या रेडियाई की रेशो। ट्राई करो, जितना हो सकता है उतना ट्राई करो।
ट्राई करो। भाई वेलोसिटी की रेशियो दे रखी है 8/27। अब वेलोसिटी, अब तुम्हें पता है जब भी ऐसा टूट रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या या अपने आप टूट रहा है? बताओ। अनस्टेबल है तो अपने आप टूटेगा या कोई और तोड़ेगा आके इसको? क्या लगता है? फिर कोई और तोड़ेगा। कौन तोड़ रहा है बताओ फिर, यहाँ पर लिखा हुआ है किसने तोड़ा है? अपने आप टूटेगा सर। अनस्टेबल है तो वो अपने आप टूटे, स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो एफ यस। एक्सटर्नल क्या है? 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यानी एफ एक्सटर्नल का मतलब होता है dp/dt, dt। न्यूटन का सेकंड लॉ। तो जब भी ऐसा होता है तो हम डीपी, अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो dp/dt भी 0, यानी मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0। तो अगर मोमेंटम का चेंज 0 है यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम। ये बात हमेशा याद रखना, जब कोई भी फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? मोमेंटम कंजर्व्ड रह रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो हमेशा, तभी तो कोलिजन में भी मोमेंटम क्या रहता था? कंजर्व। कंजर्व। नेट फोर्स वहां पर भी 0 होती थी। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, बस कर दो। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली तो ये वाला बड़े वाला न्यूक्लियाई था, ये तो कैसा था? रेस्ट पर। तो इसका रेस्ट मोमेंटम कितना होगा? 0। 0 फाइनल में दो थे, इसका मास m1 बोल दो, इसका m2 बोल दो, तो क्या लिख सकता हूं? m1v1 प्लस, v1 plus m2 v2 बट आप देखो इनकी वेलोसिटी अलग है, तो v1 नेगेटिव x में जा रहा है तो क्या लिख दूं? माइनस m1v1 v1 plus m2 v2। m2v2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। m1v1 किसके इक्वल आ जाएगा? m2v2। क्लियर है क्या यहां तक सबको? पहले तो ये देखो, बोलो m1v1 किसके इक्वल है? m2 v2 के। m2v2 के इक्वल है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो अब यहां से बताओ मेरे को v1 क्या था बच्चे, कौन बताएगा? सर 8। v1 को क्या बोला हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मास 1, और v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ मास 2। 2। क्लियर है? तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? v1/v2 इज इक्वल टू m2 upon m1। upon m। v1/v2 तो साफ साफ गिवन है कितना? 8/, 27। इज इक्वल टू m2/m1। बट मेरे से m2/m1 तो पूछा ही नहीं, मेरे से क्या पूछा है? रेशियो रेडियस की। रेडियस की। तो मेरे को किसी भी तरह मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियस। रेडियस। कैसे करें अब वो देखो, मास को रेडियस में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे करोगे? अब मेरे को बस मास वाली टर्म की जगह रेडियस की टर्म आनी चाहिए, ऐसा कुछ करना है। कैसे करें? न्यूक्लियर ये स्फेरिकल है, इतना हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। इसको हम सर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वेरी तो हम वहां से मास निकालेंगे। डेंसिटी क्या होते हैं? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब डेंसिटी चाहे फर्स्ट की हो चाहे सेकंड की हो, सेम होगी। क्यों? न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो m1 के लिए तो क्या लिख दूंगा? m1 इज इक्वल टू d इंटू v1, राइट? यस सर। m2 के लिए क्या लिख दूंगा? d इंटू v2। v। तो लिख दो 8/27 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? m2 की जगह क्या लिखा है? d d इंटू into v2 upon d इंटू v into v1। d से d कट गया, तो 8/27। v2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड कितना है? वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। v2 है तो क्या आ जाएगा? r2 का, r2 क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा? 4/3 पाई r1 क्यूब।
4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 8/27 इज इक्वल टू R2/R1 का क्यूब। तो यहाँ पर R2/R1 किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूब का उधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2/3 आएगा। 27 का 3। 3 तो R2/R1 2/3 है, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, 3/2। अब मैंने क्यों ऐसा लिखा, ऑप्शन में तुम्हें दोनों दिख रहे हैं 2/3 और 3/2, मैं कौन सा लूंगा, 3/2। ये भी नहीं है, क्योंकि उसने जो रेशो दे रखी है जिसकी तुमने पहले रेशो 8/27, तो 8 जो तुमने माना है वही ऊपर लिखा है, 8 किसको माना है, V1 को या V2 को, V1 को। V1 को। रेशो भी पहले R1 की आएगी जो 2 क्वेश्चन में, रेशो 3। V1/V2 अगर तुमने लेट किया है तो आंसर भी किस में निकालोगे, R1/R2 में। R1/R2 क्या निकाला है अभी तुमने, 3/2। 3/2, तो ऑप्शन नंबर सी। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो पहले अच्छे से देख लो इसको, फिर बात करना, अच्छे से देख लो, कुछ भी हल्का सा भी डाउट है तो इसमें देखो पहले। हो जाएगा। यस सर। ऐश्वर्या क्लियर है, ऐश्वर्या चौधरी यही हूँ क्लास में, आंचल, मैं रिमूव करूंगा अब इन बच्चों को जो जो क्लास में नहीं है। जिया क्लास में हो, जिया, यस सर। अवंतिका, यस सर। आंचल, आंचल, अभी मैं रिमूव करूंगा आंचल को, आंचल ने रिप्लाई नहीं दिया, हाँ यस सर आ गया। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ वरना, ठीक है, फिर क्लास लगाने का कोई फायदा ही नहीं है ना बच्चे, अगर तुम हो ही नहीं क्लास में तो। चलो, पलक, आर यू देयर, पलक शर्मा, नहीं है ना पलक भी यहाँ, ठीक है। न्यू स्टूडेंट भी आए हैं। मुस्कान, यस मुस्कान, सर। हाँ ठीक है, आइए, जिसको कोई दिक्कत है वो पूछ सकता है लेकिन रिप्लाई दो, यहां तक क्लियर है सबको, यस यस। हाँ चलो। अब यहाँ पर देखो देखो, वैसे तो जो हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर चैप्टर खत्म हो गया, जितना हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर चैप्टर खत्म हो चुका है, बट अभी एक सिलेबस जो है वो मेंशन, एक पार्ट जो है वो ऐसे मेंशन है कि फिजन और फ्यूजन आ रहा है, उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, बट ये क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर का, इसको फिजन की तरह भी ले सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन का प्रोसेस होता है ना, तो हो सकता है कि इसको एज अ फिजन यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या ये, यस यस सर। यस सर। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो एक रिएक्टर है, यूरेनियम का फ्यूल है उसके अंदर, कौन सा, यूरेनियम 235 92, ये एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, अब फ्यूल है, अब गाड़ी में पेट्रोल होगा या डीजल होगा वो यूज होगा, धीरे धीरे खत्म होता है ना वर्किंग करने के लिए, ऐसे ही न्यूक्लियर यस से हम सर। पावर जनरेट करते हैं न्यूक्लियर प्लांट से, उसका जो फ्यूल है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा, है ना, और पावर जनरेट होगी, यही होता है ना सर। तो अब देखो न्यूक्लियर यस। रिएक्टर है, उसके अंदर जो फ्यूल ले रखा है वो यूरेनियम है, और कितना, 30 दिन में वो यूरेनियम कितना यूज होता है, कितना यूज हो रहा है, 200 2 2 के kg। 2 kg, मास दे रखे सर 2 kg, ठीक है। अगर अब हमें गिवन है एवोगैड्रो नंबर, एन की वैल्यू 6 × 10⁻26 पर किलो मोल, वैसे तो क्या होती है उसकी वैल्यू 6 × 10⁻23, 3। लेकिन यहाँ पर 26 है क्योंकि ये पर किलो मोल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पर किलो मोल, किलोमोल। इसीलिए यहाँ पर 26 दे रखे, तो इसकी टेंशन मत लेना, अप्रोच वही रख दिया, ठीक है। तुमसे पूछा है कि बताओ पावर कितनी होगी इसकी, आउटपुट पावर, पावर आउटपुट ऑफ रिएक्टर, पावर निकालनी है,
क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूरेनियम है, यूरेनियम का फ्यूल यूज हो रहा है, यूरेनियम का फ्यूल यूज होके क्या कन्वर्ट कर रहा है, पावर बना रहा है सर। वो पावर बन रही है सर, यूरेनियम का फ्यूल यूज हो रहा है और पावर बन रही है सर। वो पावर कितनी होगी वो आपको बताना है। सब कुछ गिवन है, अब पावर निकालनी है तो पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। और जिसको नहीं आया पूछ लो आराम से। नैन्सी क्लियर है बच्चे क्वेश्चन आपको? नैन्सी? यस सर। बोला। हाँ। नीति? नीति एंड पल्लवी क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आपको? नीति एंड पल्लवी आप यहीं हो? ठीक है। देखो एक रिएक्टर दे रखा है 2 kg का मास का, उसके अंदर यूरेनियम फ्यूल यूज हुआ है और वो यूरेनियम फ्यूल पूरा खत्म हो जा रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। लेकिन उस यूरेनियम फ्यूल कितना बात कर रहे हैं, कितना खत्म हो जा रहा है पूरा? 2 किलो। कितना? 2 किलो। अब 2 किलो अगर 30 दिन में खत्म हो रहा है तो आपको बताना है कि बताओ कितनी पावर जनरेट हो रही है टोटल। टोटल कितनी पावर जनरेट हो रही है। अब कितने दिन की बात करेगा, ऑब्वियस सी बात है 30 दिन में। पावर का सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो तुम्हें पता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, वो भी लिख सकते हैं राइट। वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, राइट है ना? यस सर। यस सर। अब एनर्जी निकालनी है और टाइम निकालना है। टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है सर। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डेज। 30 डेज है, इसको पहले तो आवर्स में बदल दो। आवर्स में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 24। 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, तो 30 दिन में 30 × 24। अब 24 घंटे है, अगर इसको मिनट्स में बदलना है तो फिर से किस में बदल दूंगा? 60 से मल्टीप्लाई। अब मिनट्स को सेकंड में बदलना है तो फिर से 60 60 से मल्टीप्लाई। तो सीधा लिख दूं 30 × 24। 60 × 60 कितना होता है? 120। तो 300। इतने सेकंड हो गए, राइट हाँ या ना? यस सर। देख लो अच्छे यस से। सर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू तो आ गई, उसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। टाइम पीरियड तो मेरे को गिवन है। अब किसकी बारी रह गई सिर्फ पावर निकालने के लिए? टाइम तो आ गया, क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी कैसे निकाले? देखो एनर्जी, एनर्जी मेरे को पता है सर, निकाल तो लेंगे हम कैसे। एनर्जी दे रखी है 2 kg की बात कर रहे हैं, 30 दिन में यूज हो रहा है। और एनर्जी एक फिशन के लिए, एक फिशन मतलब एक यूरेनियम मॉलिक्यूल को टूटने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? एक यूरेनियम एटम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर टोटल यूरेनियम पता नहीं कितने हैं, कितना 2 kg में कितने यूरेनियम है ये पता है क्या मेरे को अभी तक? नो सर। मैं मान लेता हूँ कैपिटल एन यूरेनियम है, तो टोटल एनर्जी ऐसे ही आ जाएगी ना, एन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 200 से, राइट। एक 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 एटम को टूटने के लिए 200 एनर्जी लग रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो एन के लिए कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाय एन। एन। अब एन की वैल्यू पहले निकाल दूं तो मेरा काम खत्म। यानी मैं पावर में तो मेरा इतना तो पता चल गया, ई की जगह क्या लिखना है बच्चों? 200 200 इंटू एन एन डिवाइडेड बाय टाइम की जगह 30 × 24 × 36। 100। बस क्या नहीं है अब मेरे पास? एन की वैल्यू नहीं। अगर एन आ जाए तो सारा काम खत्म, क्या हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब मेरे को बताओ एन कैसे निकालूं। तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स तो तुम कैसे निकाल सकते हो? गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय टोटल मास। गिवन मास कितना है देखो? सर यूरेनियम 2 kg। मोलिकुलर मास भी दे रखा है उसका 235। 235। 235। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, एक मोल पर किलो मोल की बात कर रहा हूं। अब एक मोल में पर किलो के लिए कितना आ रहा है सर? कितना गिवन होता है? 6 × 10⁻²6 पर किलो की बात हो रही है ये। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2 × 2 इसमें कितना आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स? 6 × 10⁻26 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 इतने क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। एटम्स। मोल्स निकाल दो ना, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है ये बात सबको? बताओ पहले तो। यस सर। देख लो अच्छे से।
नंबर ऑफ मोल्स दे रखा था, वो आ गया 2/235। तो 1 मोल पर किलो मोल में कितना था? 6 × 10⁻26। तो 2/235 में कितने आ जाएंगे? 6 × 10⁻26 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 2/235। अब n भी आ गया मेरे पास, बस n की वैल्यू वहां पर क्या कर देनी है, अब पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर है सबको? क्या था पावर का फॉर्मूला? n × e डिवाइडेड बाय टाइम, n कैपिटल वाला। n की जगह क्या लिख दो? 6 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 235। एनर्जी की जगह क्या लिखना था? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी एक चीज बताऊंगा बाद में, 20 टाइम की जगह 24 मल्टीप्लाई बाय 30, 600 मल्टीप्लाई बाय में 30, राइट? यही था ना टाइम? यस सर। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, आंसर दे रखा है वोट में, वोट होती है एसआई यूनिट, लेकिन यहाँ पर एनर्जी किस में दे रखी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मेरे को जूल में बदलना है तो फिर किससे भी फिर मल्टीप्लाई, 1.6 × 10⁻⁻19। इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो दोबारा लिखो, 6 × 10⁻26 इंटू 2 × 200। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई होगा बच्चे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब तो हमको जूल में कन्वर्ट करना है ना। जूल में क्यों करना है? आंसर वोट है, वोट है एसआई यूनिट। तो अगर पावर एसआई यूनिट में दे रखी है तो एनर्जी भी किस में लेनी पड़ेगी? एसआई यूनिट में। टाइम तो एसआई में लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो आ गया सेकंड्स। अब एनर्जी एसआई में होती है जूल, तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन गिवन किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे? 2 2 × 1.6 × 10⁻⁹। ऐसी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे? 4 × 1.6। अभी तो 200 दे रखा है तो क्या होगा? 200 × 1.6 क्या किया हमने इसको? मल्टीप्लाई। हाँ, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता तो क्या करना पड़ता? डिवाइड। डिवाइड। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। अब ये सोल्व हो जाएगा सबसे। देखो सेम टू सेम, सॉरी सेम टू सेम यही चीज दे रखी है, देख लो यहाँ। 2/35, 6 × 10⁻26, 200, 1.6 और ये सब कुछ वही है। बोलो सर हम इसको सोल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60 मेगावाट। कितना आ रहा है? 60 मेगा। यहां तक इस अप्रोच में किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो। देख लो, पावर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, हो जाएगा सबसे। यस सर। अब ऐसा बाकी सब यस सर। यस सर। चलिए, अब वैसे ऐसा एक हल्का सा और क्वेश्चन कर देते हैं जो इससे आसान है। देखो, एक रिएक्टर है जो सारा अपना मास किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एनर्जी में। और वो कितनी पावर पर चल रहा है बच्चे? 10⁹9 वॉट। मास दे रखा है कितना? पूछा है तुमसे, द मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर, यानी टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 आवर, यानी कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। इतने सेकंड्स में कितना मास क्या हो रहा है सर? कंज्यूम हो रहा है। इतने सेकंड में कितना मास कंज्यूम हो रहा है? कंज्यूम का मतलब यूज हो रहा है, फ्यूल। अब एक बात बताओ, पहले ही क्वेश्चन में इसने हिंट दे दिया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो पक्का लगेगा, वो बताओ कौन सा? एनर्जी का। हाँ, पूरा पढ़ो। और मास मास इनटू एनर्जी। वो कौन सा होता है? मास एनर्जी कन्वर्जन। मास अगर एनर्जी में कंजर्व्ड हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? mc²। ये फॉर्मूला तो पक्का ही लगेगा, इसने पहले ही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मास इनटू एनर्जी में तो यही फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, तो पहले तो मैं बात करता हूँ जो मेरे को पता है। पावर का सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी बाय टाइम। टाइम। पावर दे रखी है 10⁹9, एनर्जी पता नहीं, टाइम दे रखा है कितना? टाइम दे रखा है 100। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चे यहाँ से? 3600 यही आ जाएगी, हाँ या ना? बोलो फटाफट। यस सर। देखो, तो ये एनर्जी आ गई।
इतनी एनर्जी में कितना मास है ये तो आराम से पता लग जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पुट कर दो, कितनी 3600 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू, मास निकालना है, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 into 10 raised power 8. सी का स्क्वायर है तो क्या लिख दूं 9 इंटू 10⁻16 स्क्वायर कर दिया। क्लियर है सबको? अब देखो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 400, 9 चौक 36, तो 400 गुणा 10⁻9 इज इक्वल टू मास इंटू 10⁻16। तो मास कितना आ जाएगा 400 गुणा 10⁻9, ये +16 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -16. तो 400 इंटू 10⁻16 में से हो गया 7. 7। क्लियर है? तो बोलो हाँ या ना। Yes, sir. 400 इंटू 10⁻−7 kg आया, लेकिन आंसर किस में है, Gram. इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻3। पक्का? केजी को ग्राम में बदलना है -3 या +3? से +3 होगा. 1000 से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो केजी को ग्राम में बदलने के लिए? हाँ, तो +3 कर दो, तो 400 इंटू 10⁻⁻ का क्या आ जाएगा बोलो, -4. ग्राम। -4. अब 400 है ना, तो ये इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻2. इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये 4 4, into 10⁻2 gram. ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा है सबको? कुछ भी नहीं किया, दो फॉर्मूले लगाए हैं सिर्फ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम से एनर्जी निकाल दी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया। देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चे, यहां तक हो जाएगा सब? Yes, सब sir. बताओ। Yes, sir. ये तक Yes, हम sir. कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा टाइम दूंगा भी नहीं। बताओ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और एंगल के बीच में कौन सा ग्राफ बनता है? सर डी। डी ऑप्शन, हमने अभी अभी पढ़ा है, याद है ना सबको? Yes, DK sir. और फॉर्मूला क्या था उसका, n इज इक्वल टू k अपॉन में Sin की power 4. और थीटा बाई 2. ठीक है। ये क्वेश्चन अब घर से करके आना, क्योंकि इसमें चलो बता ही देते हैं, हिंट दे देते हैं क्या निकालना है। देखो डिस्टेंस Distance of closest approach. फॉर्मूला क्या होता है, R0 इज इक्वल टू 2k इसके z e स्क्वायर अपॉन में क्या, kinetic. काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी दे रखी है सीधा ही 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना? यस सर। k की वैल्यू तुम्हें पता है 9 इंटू 10⁻9। 9 z यूरेनियम के लिए गिवन है, कितना होता है? अगर जिसको नहीं याद वो ये यहाँ से भी देख सकता है। 235 235. बस यही बोलते रहो। कितना है? ए होता है बच्चे वो 92। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम के लिए भी लिख दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, के भी आ गया, जेड भी आ गया, ई भी आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे हम, सॉरी R0 निकाल देंगे हम, Yes, sir. सब निकाल दोगे। आंसर क्वेश्चन लास्ट था। अब बताओ, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ वो 9, हाँ तुम बोल रहे हो हाँ, 2 भी ठीक है, के भी ठीक है, ई स्क्वायर भी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी ठीक है, क्या ठीक नहीं है? So Z. क्यों जेड ठीक नहीं है? क्या आना चाहिए फिर? नहीं ठीक है सर। क्या आना चाहिए जेड? जेड होता क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। Atomic number. Atomic number. किसका? अल्फा पार्टिकल का? Atom का. एटम का। वेरी गुड। जिस एटम से टकरा रहे हैं, और किससे टकरा रहे हैं सर? Uranium. यूरेनियम। तो इसलिए जेड भी किसका लोगे? यूरेनियम। Uranium. बात समझ में आती है ना? क्योंकि कल को जाके कह दो जेड अल्फा पार्टिकल का है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए तो हीलियम होता है और जेड की वैल्यू 2 पुट कर दो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल का तो चार्ज 2 इंटू ई है, वो तो इसमें है ही। जेड क्या था? जो न्यूक्लियस से टकरा रहा था। जैसे अल्फा रदरफोर्ड में वो गोल्ड का फॉइल था,
तो गोल्ड के लिए Z लिखते थे, गोल्ड का न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, वो यूरेनियम का न्यूक्लियस। क्लियर है? अब आंसर सेंटीमीटर में है, पहले मीटर में निकाल दोगे, मीटर मतलब SI यूनिट, तो एनर्जी भी किस में लोगे? मीटर में। ऐसा यूनिट में। SI यूनिट में, मीटर में थोड़ी, SI यूनिट में। Yes, sir. तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI यूनिट में कैसे बदलोगे, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI में कैसे बदलोगे? 1.6 into 10 minus 9. 1.16 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। multiplied. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यही किया Yes, हुआ, sir. देख लो देख लो, वही फॉर्मूला लगाया हुआ है, K की वैल्यू लिखी हुई है, ये यूरेनियम के लिए Z की वैल्यू, सॉरी ये तो A की वैल्यू हो जाएगी, दिख रही है सबको? अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, किसी को ये दिक्कत आ रही है 235 कैसे आया? No, sir. बताओ फिर मेरे को कैसे आया। Sir, ये उसका atomic number था। ये एटॉमिक नंबर था उसका। Sorry, sir, mass. हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? 92। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखना, इसीलिए बता रहा हूँ बार बार। क्या है यहाँ पर क्या आना चाहिए? 92, क्योंकि अभी तुमने देखा है 235 क्या होता है बच्चे उसका? मास number. नंबर। मास नंबर। लेकिन तुमने क्या लिखना है वहां? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। आइए नेक्स्ट, साथ में ये 2 तो आ गया, क्वेश्चन में ही था। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई का स्क्वायर तो है ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या होता है सर? Distance. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि हम किससे लिखते थे? R R naught. नॉट। ठीक है, R0। बाकी सब कुछ है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, देख लो। अच्छा, कोई डाउट किसी को? बोल दो, है तो नो सर। कर लोगे ट्राई। सब कुछ सेम किया हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, यही फॉर्मूला लगाया है, सब कुछ है। ये क्वेश्चन खत्म हो गए। ये होमवर्क में देता था, इस ये नहीं, इससे पहले वाला मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये था शायद। ये तो ठीक हो है, गया। हाँ, अब तो सारे ही हो गए हैं, बट ये क्वेश्चन है, एक ध्यान रखना। वो होमवर्क में जो दिया था वो तो ये था, ये जो हमने शुरू में लिया था सबसे पहले। कहाँ गया भाई साहब? यहाँ, शाबाश, ये रहा, दिख रहा है? क्यू वैल्यू, यही क्वेश्चन था होमवर्क में। क्यू वैल्यू के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हमारा न्यूक्लियर अब चैप्टर खत्म हो चुका है, और ये क्वेश्चन तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, जो हमें मिलने हैं। इसमें से कुछ आपने कर भी लिए होंगे। मास दे रखा है, न्यूक्लियर डेंसिटी करनी है, ये तो बहुत आसान है। क्या होना चाहिए था? ये तो बता दिया था मैंने शायद। क्या आंसर आना था? डेंसिटी की रेशियो पूछे इसने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बिना देखे ही बता सकते हो, 1:1, One. क्योंकि डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर की, राइट? Yes. यस सर। ये क्वेश्चंस करके आना बच्चे, ट्राई करना। ये क्वेश्चन चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल, बीट और न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, इनकी बात हो रही है, और सिलेबस में से डीके हमारा हट चुका है, तो चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी सब आपको करने पड़े। डन। ये जो एक छोड़ा है उसकी जगह क्यू वैल्यू का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जो पीछे छोड़ा है क्वेश्चन वही है तुम्हारे। यस सर। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी, तो पूछ लो। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम चेक करना सर। एक सेकंड, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ईएम वेव्स। बोलो कहाँ पे? स्लाइड पीछे करना है, 1 मिनट। पीछे और हाँ। उसी टाइम क्यों नहीं बोलते तुम लोग? अभी कंफ्यूज हो गए, देखो कहाँ पूछना है। और नहीं हो रहा था, क्या करूँगा? बोलो फिर क्या पूछना है, बताओ बताओ। नहीं, ये वाला क्वेश्चन थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बता यही दो। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो हमने मोमेंटम कंजर्व किया हुआ है बच्चे। देखो, जब एक न्यूक्लियस 2 में टूटा है, तो न्यूक्लियर फिजन हुआ है, तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, कोई भी फोर्स अपने आप टूटा है, तो मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम को बस किसके इक्वल रख दिया? फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी m1v1 प्लस m2v2। इससे हमारे पास रेशियो आ गई v1/v2 इज इक्वल टू m2/m1। v1/v2 तो हमें गिवन था बच्चे 8/7,
27, लेकिन M2/M1 नहीं निकालना, हमको तो निकालना क्या था, R1/R2। तो हमने मास को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम का यूज किया। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से M2 को लिख दिया हमने D इंटू V2, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसे ही M1 को भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा तो D इंटू V1। तो M2 की जगह लिखा D इंटू V2, M1 की जगह लिखा D इंटू V1। डेंसिटी दोनों की कट गई, क्यों कट गई, क्योंकि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, चाहे कैसा भी हो, कांस्टेंट है। तो D से D कट गई, शुरू वाले न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखा, स्फीयर है न्यूक्लियस तो 4/3 पाई R3। अगर V2 है तो R2 का क्यूब, V1 है तो R1 का क्यूब। बाकी 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो 8/27 किसके इक्वल आ गया बच्चे, R2/R1 का होल क्यूब। तो R2/R1 आ गया 2/3, हमें निकालना था R1/R2, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 3/2। 3/2। क्लियर है। यस सर। अवंतिका, यस सर, यस पक्का, सर। चलो ठीक। इसके बाद हम EM वेव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हो गया पूरा न्यूक्लियर चैप्टर, ठीक है। सब EM वेव्स रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास से पहले, यस। ठीक है। कोशिश करेंगे उसको बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। स्पेक्ट्रम तो आप सबको लर्न ही होगा उसका, यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया, ठीक है बच्चे, ओके, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे।